Hello everyone, welcome to Triple S. I am Babar, presenting to you the budget of Jammu and Kashmir government for the financial year 2025-26। जैसे आप सबको मालूम है, असेंबली के अंदर बजट को पेश किया जा चुका है और ये बजट 2025-26 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें कौन कौन से स्टेप्स सरकार लेगी। बजट बनाने का मतलब ही क्या होता है, बेसिक सा आइडिया देता हूँ। बजट बनाने का मतलब यही होता है कि आपको मालूम है कि आपके पास पैसे आ गए, आपको फर्स्ट अप्रैल को आपके घर वालों ने आपके अकाउंट में डाल दिए 10,000 रुपये। आप घर से बाहर हो, 10,000 डाल दिया आपके अकाउंट में। अब इस 10,000 में आपने क्या काम करना है, रूम का रेंट देना है, अपने मोबाइल फ़ोन को रिचार्ज करना है, लाइब्रेरी की फ़ीस देनी है, ग्रॉसरी स्टोर जाके कुछ सामान लेकर आना है, वगैरह वगैरह। ओके, तो आपके पास पैसा आया, इसको हम बोलेंगे रिसिप्ट। ओके, बजट की लैंग्वेज में आपने इस पैसे को कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर। यही बजट है। ओके, जो आगे आने वाले, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे हमेशा पिछले साल का होता है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे आएगा, अभी मैं लेकर आऊँगा कुछ दिनों के बाद इकोनॉमिक सर्वे भी। तो इकोनॉमिक सर्वे होगा 2024 का, कि 2024 का साल चला गया तो उसमें हमने क्या किया, क्या प्रोग्रेस रही हमारी, किस फील्ड में क्या किया। ओके, तो वो इकोनॉमिक सर्वे है। बजट का मतलब ये है कि आगे आने वाला जो साल है, उस साल हम क्या करेंगे। हमारे पास जो पैसा आया, ये जो 10,000 रुपये आया, उस 10,000 को मैं कहाँ कहाँ लगाऊं, उस 10,000 का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम करें, वो बजट होता है। ओके, सो इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट के बीच में आई होप ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। तो बजट की अगर हम बात करें, बजट, अब ये एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है। पहले मैं ये बता दूं, इंडिया का भी जब बजट डिस्कस किया था, लगभग 1 घंटे के करीब वो वीडियो चली गई थी। कोशिश करूंगा ब्रीफली यहाँ पर चीज़ें समझाने की, बट कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, तो देखिए बजट की अगर हम बात करें, सबसे पहले बजट को जो पेश किया जाता है, बजट हम पढ़ते हैं आर्टिकल 112 के बारे में। 112 आर्टिकल 112 के बारे में, ये यूनियन बजट की बात करता है। ध्यान से रखना, ध्यान सुनना, ये यूनियन बजट यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। यहाँ पर कौन सी थी, यहाँ पर आपकी यूनियन टेरिटरी यूटी गवर्नमेंट थी आपकी। लेकिन आर्टिकल 112 किसकी बात करता है, यूनियन बजट की बात करता है। और वो बोलता है कि जो फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, उस फाइनेंशियल ईयर में सरकार कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करेगी। सरकार के पास जो भी एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स होंगी कि सरकार के पास इतना पैसा आएगा, फिर उसको कहाँ कहाँ पे, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, उसका खर्चा, उसको कहाँ कहाँ पे खर्च किया जाएगा, उसकी बात करता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी वर्ड बजट लिखा हुआ नहीं है। वहाँ पर क्या लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो आने वाला साल है उसके बारे में बात हो रही है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही। बजट के अंदर बेसिकली चीज़ क्या होती है, सरकार के प्लान होते हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे, एजुकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, पावर सेक्टर में हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम क्या करेंगे। ओके, कहाँ पे कितना पैसा लगेगा, वही टूरिज्म में कितना पैसा लगाना है, हॉस्पिटल्स में कितना पैसा लगाना है, एजुकेशन में कितना पैसा लगाना है, ये सारी चीज़ें। ओके, मॉनिटर द स्पेंडिंग ऑफ पब्लिक फंड्स, ये सारी चीज़ें होती है। सरकार के पास जो भी रेवेन्यू आता है टैक्स के जरिए, फीस के जरिए और बाकी सोर्सेज से, उसका सरकार कहाँ पे इस्तेमाल करेगी, ये है बजटिंग, ये है बजटिंग। ओके, बेसिक आइडिया आई होप लग गया होगा आप लोगों को। ओके, अब बजट के अगर हम कंपोनेंट की बात करें, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझना। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ये समझ आ गया, बजट खुद भी मैं टेलीग्राम पे हम अपने ट्रिपल एस के टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे बजट, या आप खुद भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो बजट। बजट एट अ ग्लैंस डाउनलोड कर लेना, पूरा बजट पढ़ना समझ आ जाएगा अगर ये वाली स्लाइड आपको समझ आ गई। ओके, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, बजट में क्या होती है बेसिकली, बजट में दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या होती हैं कि भाई आपके पास पैसा कहाँ से आया, ठीक है ना, पैसा कहाँ से आया जिसको हम बोलेंगे रिसिप्ट। पैसा कहाँ से आया, ओके, कितना आया, कहाँ से आया, और वो पैसा कहाँ पे खर्च होगा। कहाँ से आया रिसिप्ट और कहाँ पे जाएगा, वो होगा एक्सपेंडिचर। ये दो बेसिक चीज़ें हैं। फाइन, तो एक आ गया आपका रिसिप्ट, दूसरा आ गया एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट का मतलब कहाँ से आएगा, ओके, एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा कहाँ जाएगा। अब इस रिसिप्ट में भी आप देखोगे और एक्सपेंडिचर में भी देखोगे, दोनों में दो दो कंपोनेंट्स हैं और सेम
यहाँ पे देखो रिसिप्ट के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, रेवेन्यू कैपिटल, एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू कैपिटल। तो फर्क क्या है, ये है रेवेन्यू रिसिप्ट, ये है कैपिटल रिसिप्ट, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई नो समझ नहीं आ रहा होगा, बट थोड़ा सा बने रहो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको खुद ही ये समझ भी आएगा और मज़ा भी आने लग जाएगा। और न्यूज़पेपर उठा के पढ़ोगे या खुद डॉक्यूमेंट उठा के पढ़ने लग जाओगे ऑफिशियल, उससे भी आपको समझ आने लग जाएगा फिर। ओके, तो पहले तो हमने समझा रिसिप्ट का मतलब क्या है। रिसिप्ट का मतलब है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, एक्सपेंडिचर का मतलब है पैसा कहाँ जा रहा है। अब ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, जब भी वर्ड रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू, देखो यहाँ पर भी रेवेन्यू है, यहाँ पर भी रेवेन्यू है। जब भी वर्ड रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू का मतलब है कंटिन्यूअसली, या फिर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, इसका मतलब है बार बार। क्या, इसका मतलब है बार बार, जो बार बार आए, ठीक है, बार बार। ओके, और जब भी वर्ड कैपिटल आपको मिले, जब भी वर्ड कैपिटल मिले, कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल का मतलब होगा एक बार। क्या, कैपिटल का मतलब एक बार। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं। अब ध्यान से समझना, इसमें सारा खेल है टर्म्स को ब्रेक डाउन करने का, ध्यान से समझना। रेवेन्यू का मतलब आ गया बार बार, रिसिप्ट का मतलब आ गया पैसा आना, रिसिप्ट का मतलब होता है रिसीव, यानी वो पैसा जो बार बार आएगा। हो गई चीज क्लियर। अब यहां पे समझो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, रेवेन्यू का मतलब बार बार, एक्सपेंडिचर का मतलब हमने समझा है पहले, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, यानी वो खर्चा जो बार बार हो, कंटिन्यूसली खर्चा हो रहा होगा, रेगुलर बेस के ऊपर हो रहा होगा। ओके, तो रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि रेगुलर बेस पे पैसा आ रहा है डेली। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि रेगुलर बेसिस पे पैसा खर्च हो रहा है। हो गई ये दो टर्म्स। फिर उसके बाद कैपिटल, कैपिटल का मतलब जैसे बोला एक बार, कैपिटल का मतलब एक बार, एक बार। रिसिप्ट का मतलब आया, रिसीव किया, जो एक बार पैसा आएगा, महीने में एक बार आया, साल में एक बार आया, 4-5 महीने में कहीं एक बार आ गया। ओके, जो एक बार आएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब भी देखो क्या आएगा, कैपिटल मीन्स एक बार, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, यानी वो खर्चा जो एक बार होगा, डे टू डे का खर्चा नहीं, कहीं बीच में सरकार ने खर्चा कर दिया उस चीज़ के ऊपर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बेसिक, इसके अंदर बहुत डेप्थ है, बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, बेसिक इसका मतलब क्या है। ओके, अब देखो इनको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, फिर आपको ये और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की। रेवेन्यू बार बार, रिसिप्ट आ रहा है, बार बार आ रहा है, रेगुलरली आ रहा है। तो रेगुलरली सरकार के पास क्या हो रहा है, टैक्स कलेक्शन हो रही है। आप मार्केट में जा रहे हो, आप चीज़ें खरीद रहे हो, जीएसटी लग रहा है, कुछ शेयर सेंटर को जा रहा है, कुछ जा रहा है स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को। ओके, तो ये क्या हो रहा है, सरकार के पास कलेक्शन हो रहा है। कुछ बाकी चीज़ें जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो यूनियन टेरिटरी, जो आपकी गवर्नमेंट है, वो आपके ऊपर लगा रही है। तो टैक्स कलेक्शन का जो पैसा है, जो कंटिन्यूसली लग रहा है, टैक्स रेगुलर बेसिस पे लग रहा है और पैसा सरकार के पास आ रहा है, वो क्या है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होगा। ये आ गई टैक्स पेमेंट्स। नॉन टैक्स पेमेंट भी हो सकती है, आपने बगैर हेलमेट के आप चल रहे हो, गाड़ी चला रहे, हम सॉरी, स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह चला रहे, ऑफ कोर्स वो भी गाड़ी ही होती है। टू व्हीलर कोई भी चला रहे हो विदाउट हेलमेट, आपको पकड़ा गया, चालान किया गया, वो सरकार को पैसा मिल गया, है ना। या फिर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, तो वहाँ पे आपने एडमिशन फ़ीस भरी, वहाँ पे आपने एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म फ़ीस भरी, या फिर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ पे आपने प्रिस्क्रिप्शन के लिए पैसे कटवाए। तो ये क्या हो रहा है, ये नॉन टैक्स पेमेंट है, सरकार के पास पैसा आ रहा है। ओके, तो रेगुलरली ऐसा हो रहा है, रोज़ आप हॉस्पिटल जाते हो, आप नहीं जाते हो लेकिन हॉस्पिटल में देखते हो रश होता है, तो वहाँ पे रिसिप्ट्स कट रही होती हैं, वो सरकार को पैसा जा रहा होता है कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे। तो ये क्या होता है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। ओके, इसी तरह से कैपिटल रिसिप्ट की अगर हम बात करें, कैपिटल रिसिप्ट यानी वन टाइम, ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में रोज़ भीड़ लगी है, रोज़ वहाँ पे रिसिप्ट्स कट रही हैं, सरकार को पैसा जमा हो रहा है, नहीं। ये क्या होता है, ये होता है कभी कभी ऐसा होता है। ओके, लेकिन अच्छा खासा तगड़ा अमाउंट आ जाता है इससे।
फॉर एग्जाम्पल डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आपने सुना है, या प्राइवेटाइजेशन। सरकार का कोई भी एसेट है, सरकार की मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, कहीं पे सरकार के शेयर हैं, सरकार ने मान लो कोई सरकार का कोई एसेट था, कोई बिल्डिंग थी, सरकार ने बेच दी। तो बेचने पे सरकार के पास पैसा आया। अब सरकार ये रोज़ तो नहीं कर रही है, रोज़ ऑक्शन तो नहीं लगे होते कि आज ये बिल्डिंग बिक रही है, कल वो बिल्डिंग बिक रही है, आज ये पुल बिक रहा है, आज रेलवे बिक रहा है, आज कुछ और बिक रहा है। ऐसा रोज़ तो नहीं होता है। बीच में जाकर सरकार कहीं पे ऑक्शन लगा देती है डिसइन्वेस्टमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है सरकार अपनी शेयर बेचते हैं। जहाँ पर सरकार की शेयर होल्डिंग होती है, वो शेयर सरकार बेच रही होती है, हिस्सेदारी बेच रही होती है, तो उससे पैसा आता है। ये होता है कैपिटल रिसिप्ट। ओके। या फिर सरकार क्या काम करती है, सरकार करती है बोरोविंग। जब फिजिकल डेफिसिट होता है, उस डेफिसिट को भरने के लिए सरकार करती है बोरोविंग। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, थोड़ी देर में समझा देता हूँ। सरकार करती है बोरोविंग, सरकार लोन उठाती, सरकार कर्जा उठाती है। ऐसा तो नहीं सरकार रोज रोज तो लोन नहीं उठा रही है, आज भी लोन उठा लिया, कल भी लोन उठा लिया, परसों भी लोन उठा लिया। ये भी रोज रोज नहीं होता, बीच में जाके सरकार को जब जरूरत होती है तब जाके सरकार लोन उठाती है। तो वो जो लोन बोरोविंग जो सरकार करेगी वो भी कैपिटल रिसिप्ट का ही पार्ट होगा। तो रेगुलर बेसिस पे जैसे हमने देखा टैक्स, नॉन टैक्स पेमेंट्स, ये रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट। और कैपिटल रिसिप्ट में क्या आ जाएगा, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट सरकार ने की, जैसे बोरोविंग की, वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगा। आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। फिर उसके बाद आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टर्म ब्रेकडाउन करो, टर्म रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रोज रोज खर्चा हो रहा है। तो सोचो जरा, रोज रोज सरकार का खर्चा कहाँ हो रहा होगा, तो रोज रोज हो रहा है ना। सरकार को पेंशन देनी पड़ती है, सरकार को सैलरीज देनी पड़ रही है, सरकार को सब्सिडीज देनी पड़ रही है, और सरकार के जो ऑफिस के खर्चे हो रहे हैं, सरकार के मतलब जो असेंबली में खर्चा हो रहा है, जो बाकी ऑफिस में सरकार को खर्चा हो रहा है, जो सैलरीज देनी पड़ रही है, जो पेंशन्स देनी पड़ रही है, जो सब्सिडीज देनी पड़ रही है, जो अलग अलग सरकार ने स्कीमें चलाई हुई उसके ज़रिए जो पैसा आगे जा रहा है, ये क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही तो है, ये रोज़ रोज़ का खर्चा ही है। ओके, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो डेली सरकार का खर्चा है। ओके, डेली की जो इनकम होती है, रेगुलर इनकम, उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, और डेली का जो खर्चा होगा उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके। फिर उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स वही एक बार खर्चा, वन टाइम। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी। क्यों होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर गुड फॉर इकोनॉमी? क्योंकि जब सरकार करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब ये होता है वन टाइम। वन टाइम का मतलब क्या होगा, एक तो वन टाइम में रेगुलर हो नहीं रहा है, ये भी अच्छी बात है। वन टाइम क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सरकार ने मान लो ब्रिज बना लिया, कहीं पे पुल बना लिया। ओके, तो रोड कनेक्टिविटी हो गई, दो एरियाज आपस में कनेक्ट हो गए, ट्रांसपोर्ट चलेगा, इकोनॉमी वहाँ पे फ्लरिश होगी, है ना। तो अच्छी बात है, आपने पुल बना लिया। अब रोज़ रोज़ पुल तो नहीं बनाओगे, एक पुल बना लिया, आज तोड़ेंगे, मज़ा नहीं आ रहा है, एक और पुल बनाएंगे, ठीक है। अब ये भी पसंद नहीं आया, नया डिज़ाइन बनाते हैं, ऐसा होता नहीं है। ओके, तो सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, रोड्स बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, ये क्या हो रहा है, ये डेवलपमेंट हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी होता है, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इससे देश के अंदर डेवलपमेंट होती है। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है इट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी। ओके, क्योंकि इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म एसेट जो आगे जाकर सरकार को फायदा देगी। आपने हाईवे बना ली, तो हाईवे से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ जाएगा, टूरिज्म बढ़ जाएगा, इतने सारे मल्टीप्लाई इफेक्ट होंगे उसके। तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। ओके, सो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। ओके, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुई है तो यहीं पर इसी चैनल पे एक बजट का अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो यूनियन बजट 2025-26 का है, उसको देख लेना। वहाँ पर और एलाबोरेट करके और एग्जांपल्स के साथ मैंने इन चीज़ों को समझाया है। यहाँ पे मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। देखो, आप जब आप बजट खोलोगे, अब देखो आप खुद भी पढ़ पाओगे, जब आप बजट खोलोगे वहाँ पर आप देखोगे, वहाँ पे लिखा है, सरकार ने लिखा होगा रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा इतना है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है, सरकार ये अनुमान लगा रही है कि हमारे पास इस साल कितना पैसा आएगा, हमारे पास इस साल पैसा आएगा, ये करोड़ में है, ठीक है। ये जो अमाउंट दिया है इट इज इन करोड़। सरकार बता रही है हमारे पास जो है रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या आ गया, रेगुलर। रेगुलर जो सरकार के पास पैसा आता जाएगा, वो कितना आता जाएगा, वो सरकार के पास आ जाएगा 97,982 करोड़। मैं आगे वाली टर्म नहीं पढ़ूंगा, मैं मतलब इसको शॉर्ट करके आपको आसानी से समझाने के लिए मैं इसको 97 करोड़ पढ़ूंगा। ओके, तो सरकार एस्टिमेट लगा रही है कि इस बार हमारे पास जो पैसा आएगा रेगुलरली, रेगुलरली यानी जो टैक्स कलेक्शन से आएगा, जो नॉन टैक्स पेमेंट्स आएंगी, वो कितनी आएगी, वो 97,000 करोड़, 97,000, 97,000 करोड़ सरकार के पास आएगा। ओके, और
कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है जो वन टाइम होगा, यानी सरकार ने कहीं पे डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, सरकार ने बोरोविंग कर ली, उससे जो सरकार के पास पैसा आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 14,000 करोड़ आएगा। तो टोटल जब इसको हम जमा करेंगे, टोटल इसको जमा करोगे वो कितना बन जाएगा, 1,12,310 करोड़। ओके, तो 1,12,000 करोड़ जो है ये सरकार के पास आ रहा है। ये पैसा, ये टोटल रिसिप्ट है, टोटल रिसिप्ट। ओके, टोटल रिसिप्ट ये सरकार के पास आएगा। इसी तरह से सरकार ने एक्सपेंडिचर, अब सरकार के पास ये इतना पैसा आ रहा है, सरकार ने इसको खर्च कहाँ करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, रेवेन्यू रिसिप्ट यानी डे टू डे जो सरकार के पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 97,000 करोड़ आ रहा है पैसा। सरकार ने खर्चा कितना करना है, आ रहा है कितना, 97,000 करोड़, खर्च कितना हो रहा है, 79 करोड़, यानी यहाँ पे सरप्लस है, उतना सरकार को खर्चा नहीं करना पड़ रहा जितना आ रहा है। ज़्यादा अमाउंट आ रहा है ना, 97,000 करोड़ आ रहा है, लेकिन सिर्फ 79,000 करोड़ ही सरकार खर्च कर रही है। यानी सरकार के पास, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे आप यूनियन बजट जब मैंने आपको पढ़ाया था, यूनियन बजट में हमने देखा था हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं ओवरऑल यूनियन गवर्नमेंट की, वहां पे आप देखोगे रेवेन्यू रिसिप्ट कम होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कम होगा और सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। तो वहां पे डे टू डे खर्चे करने के लिए सरकार को बोरोविंग करनी पड़ती है। बट यहाँ पर हम देखते हैं इट इज़ गुड कि यहाँ पे सरकार को क्या करना पड़ रहा है, सरकार का एक्सपेंडिचर कम है, डे टू डे एक्सपेंडिचर सरकार का कम है एज कंपेयर टू इट्स डे टू डे इनकम। ओके, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो इट इज़ गुड कि रेवेन्यू डेफिसिट देखने को नहीं मिल रहा है। फाइन, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर से कितना पैसा आ रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो पैसा आ रहा है वो आएगा 32,000 करोड़। कितना आएगा, 32,000 करोड़। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और चीज़ देखो, सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है, सरकार के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, सरकार ने कहाँ पे डालना है, यानी कि वो एसेट बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। ये जो पैसा जाएगा ना, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ध्यान से समझना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये जो 97,000 करोड़ जा रहा है ना, ये लगभग किसी काम का ही नहीं होता है। ओके, क्योंकि ये चला जाता है स्कीम्स के अंदर, ये चला जाता है सैलरीज के अंदर, ये चला जाता है पेंशन देने के अंदर, ये चला जाता है सब्सिडीज के अंदर। ये लगभग, मैंने ये नहीं बताया सारा, लगभग लगभग ये किसी काम का नहीं होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना कम होगा उतना बेटर होता है इकोनॉमी के लिए। और रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, कैपिटल यानी जो वन टाइम होगा जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ये ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट होगा। लेकिन आप डिफरेंस खुद देखो, डे टू डे खर्चा हो रहा है 79,000 करोड़ का, जबकि जो हमें एसेट बनाने चाहिए थे, जो लॉन्ग टर्म एसेट जिससे क्रिएट होंगे, वो सिर्फ 32,000 करोड़ है। सो इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, ये लॉन्ग टर्म एसेट, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम बोलते हैं ना, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, आगे आने वाला जो पीरियड होगा हमारा, वो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। हमारे पास एसेट्स बने हुए होने चाहिए, हमारे पास अच्छी सड़कें बनी हुई होनी चाहिए, हमारे पास अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स, आई मीन रोड्स, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अच्छी होनी चाहिए, डेवलप्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो चाहिए आपने बिल्डिंग बना ली, बर्फ़ पड़ गई, बर्फ़ का वज़न वो उठा सह नहीं कर पाई, बिल्डिंग गिर गई। ओके, आपने कॉलेजेस बना दिए, कॉलेज आपने अलॉट कर दिया, मैं ऐसी बहुत सारी जगहों पे जानता हूँ जहाँ पे कॉलेज अलॉट कर दिए गए हैं, वहाँ पे प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, प्रॉपर स्टाफ नहीं है, वहाँ पे टीचिंग स्टाफ नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जिस हाई सेकेंडरी में 2016-17 की बात है, वहाँ पे मॉडल हाई सेकेंडरी थी वो, वहाँ पे ना फिज़िक्स का लेक्चरर था, ना केमिस्ट्री का था, ना मैथमेटिक्स का था। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं था, बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये कोर सब्जेक्ट हैं, इनकी फैकल्टी अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग इशू। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब यही है कि अगर आप खर्चा कर रहे हो, खर्चा कहाँ पर होना चाहिए, जहाँ पे लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट होगा। अच्छे हॉस्पिटल्स बनाओ, अच्छे कॉलेज बनाओ, अच्छी रोड्स बनाओ, जिससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। और ये खर्चा कितना हो रहा है, ये हो रहा है 32,000 करोड़ का। ओके, अब इसको भी जमा करो, इसको भी जमा करो, इसको भी जमा करो। सो 79, 32 ये सारा जमा करो कि ये कितना बन रहा है, ये भी उतना ही बन रहा है, 1,12,310 करोड़। तो आपकी टोटल रिसिप्ट कितनी है, 1,12,310, और खर्चा कितना, यानी जितना आ रहा है, जाहिर सी बात है अपने खर्चा उतना ही करना। आपको घर वालों ने अगर 10,000 दिया है, आपने 10,000 ही खर्च करना उस महीने में, क्योंकि आपको मालूम है अब नेक्स्ट महीने और आएगा, खर्च तो अपने सारा करना है। बट फिर भी फिजिकल डेफिसिट है कितना, 8,596 करोड़ का। ओके, अब ये चीज़ ज़रा समझो, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, कहते ये किसी ने भी अच्छे से समझाया नहीं, ये अगर रिसिप्ट्स बराबर हैं
जितनी रिसिप्ट है उतना एक्सपेंडिचर है, तो फिजिकल डेफिसिट कहाँ से आ गया फिर? ध्यान से समझना। जब हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट की, इनने बताया कि ये 1,12,310 करोड़ है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी 1,12,310 करोड़ है। और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट ध्यान से समझना। देखो, फिजिकल डेफिसिट होता है, बजट के दो पार्ट्स हैं, एक तो कितना रिसीव किया, दूसरा कितना एक्सपेंडिचर। अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और आपके रिसिप्ट्स कम हैं, यानी आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आप रिसीव कम कर रहे हो, तो हम कहेंगे आपकी इकोनॉमी में एक डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट, एक गैप है। अब ये जब गैप आ गया, इस गैप को फिल करने के लिए, ये जो गैप आ गया ना, इस गैप को फिल करने के लिए सरकार करती है बोरोविंग। सरकार क्या करती है? सरकार करती है बोरोविंग। तो बोरोविंग कितनी करती है? जितना वहाँ पे गैप होगा। मिसाल के तौर पे मेरी इनकम है, मुझे घर वालों ने डाला 10,000। एक सेकंड। फिजिकल डेफिसिट कब आता है? जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और रिसिप्ट कम हो। मुझे घर वालों ने डाला 10,000, मेरा खर्चा कितना हुआ? खर्चा हुआ 12,000 का। तो डेफिसिट कितना हुआ? 2,000 रुपये का डेफिसिट हुआ। अब मुझे 2,000 रुपये जो है कम पड़ गए। ओके, मुझे 2,000 रुपये की ज़रूरत है। 2,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा? मुझे घर वालों ने 10,000 ही डाले, वो 10,000 सारे मैंने लगा लिए, लेकिन 2,000 की मुझे फिर से ज़रूरत पड़ गई, मुझे 2,000 का कुछ सामान लेना है। अब वो पैसे कहाँ से लाऊंगा? घर वालों से नहीं मांग सकता। पैसे कहाँ से लाओगे? उधार लोगे, किसी दोस्त से उधार लोगे, 2,000 उधार देना, नेक्स्ट मंथ पैसे आएंगे वापस कर दूंगा, है ना। तो सरकार क्या करती है? सरकार ये 2,000 की करेगी बोरोविंग। क्या करेगी? 2,000 की करेगी बोरोविंग, इसी तरह। ओके, तो यहाँ पर भी क्या है, जब यहाँ पर इनने बता दिया, यहाँ पर जब इनने बता दिया कि फिजिकल डेफिसिट कितना है, फिजिकल डेफिसिट है 8,596 करोड़ का। तो जब फिजिकल डेफिसिट 8,596 करोड़ का, इट मीन्स ये क्या कर दी है, ये सरकार ने बोरोविंग की है। यानी यहाँ पर जो सरकार ने दिखाया है आपको कि सरकार के पास कितना है, सरकार ने 1,12,310 करोड़ रिसीव किया है। इसमें से ये 8,596 जो है, ये सरकार ने बोरोविंग करके लाया है। और ये किस में चला जाएगा? बोरोविंग कहाँ चला जाता? अभी हमने पढ़ा था, बोरोविंग किसका पार्ट होता है? कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होता है। वो बोरोविंग यहाँ पर, वो जो 8,000 करोड़ है, वो यहाँ पर चले गए हैं। ओके, और फिर दोनों को जब सम किया तो वो बराबर होकर फिर से इतना ही बन गया। ओके, अगर समझ नहीं आया कोई बात नहीं, रहने दो। बस इतना याद रख लेना कि हमारे रिसिप्ट कितने हैं, ये हमारे रिसिप्ट हैं, ये हमारे एक्सपेंडिचर हैं, नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, और ये फिजिकल डेफिसिट है। ओके, ये बस समझाने के लिए था, ये नंबर किसी भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। फाइन। अब यहाँ पर देखो क्या बताया है, कितना हम रिसीव कर रहे हैं। हम रिसीव करने जा रहे हैं, ये जो 25-26 वाला फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हम रिसीव करने जा रहे हैं 97,982 करोड़, जो रेगुलर होगा। जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर्स की अगर हम बात करें, तो इसमें अगर हमें सबसे हाई कहीं देखने को मिला था, वो 2024-25 वाले में देखने को मिला था, तब हमने 98,000 करोड़ रिसीव किया था। ठीक है, और 23-24 में 70,000 करोड़। ये ट्रेंड्स, बस ट्रेंड्स दिखा रहे। ट्रेंड देखो कुछ ऐसे है, कम था, फिर ऊपर चला गया, फिर और नीचे आ गया, और अभी फिर से ऊपर चला गया। कुछ ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा इसका। ओके, सो दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, छोड़ो इस चीज़ को। ओके, यहाँ पर देखो, अब सरकार के पास, अभी हमने देखा रिसिप्ट होती है कहाँ से आएगा, और एक्सपेंडिचर होता है कहाँ जाएगा। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है। ये है रुपी एज इट कम्स। रुपी कहाँ से आएगा आपके पास, पैसा कहाँ से आएगा आपके पास। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे बड़ा जो हिस्सा है, सबसे बड़ा जो शेयर है, वो किसका है? सेंट्रल ग्रांट का, 41%। 41% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट, वो हर एक स्टेट को, हर एक यूनियन टेरिटरी को उसको देना पड़ते हैं, कुछ ग्रांट्स उसको देने पड़ते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ ये जो टोटल हमने रिसीव करना है, टोटल रिसिप्ट हमने कितना करना था, जो अभी हमने देखा, जो रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, 1,12,310 करोड़ जो है, उसमें से सेंटर की ग्रांट 41% सेंटर का ही आ गया। ओके, फिर उसके बाद आप देखो, और जो सेंट्रल अलग से स्कीम चलाती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, 11% उससे, तो टोटल कितना बन गया? दो मोर देन 50%, आधे से ज़्यादा शेयर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से ही इतना पैसा आ रहा है। ओके, यानी कि आप जो कमा रहे थे ना, कितना आपके पास जो आ रहा था, 1,12,310 करोड़, उसमें से 52% तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आ रहा है, सिर्फ सेंटर दे रही है। ओके, तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ भाई, जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट में सबसे ज़्यादा हिस्सा किस चीज़ का है, तो वो है सेंट्रल ग्रांट्स का, डायरेक्टली जो सेंटर आपको पैसा देती है।
41% वो है। ओके, या फिर हो सकता है अगर वो थोड़ा टफ बनाकर डालेगा तो वो आपके सामने कैसे डालेगा, वो इसको ऑर्डर में डालेगा कि इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दो। तो सबसे ज़्यादा आ गया 41% आपकी सेंट्रल ग्रांट का। उसके बाद जो है 19% अपने जो टैक्स, आप जो यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करोगे उससे आ जाएगा। 13% आप जो बोरिंग करोगे, वो जो बोरिंग अभी हमने बताई थी ना, जो फिजिकल डेफिसिट था 8,000 करोड़ का, 8,500 करोड़ का कुछ, वो वाला। ओके, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। उसके बाद चौथे नंबर पे जो अपने नॉन टैक्स, टैक्स तो आ गया ना जो डायरेक्टली जीएसटी कलेक्शन होगी वो, या डायरेक्ट टैक्स जो सरकार लगाएगी प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के ऊपर। दूसरे आगे ओन नॉन टैक्स। नॉन टैक्स यानी वही जो हॉस्पिटल वगैरह में, गवर्नमेंट कॉलेज में फीस वगैरह आप भर रहे हो, उसकी बात हो रही है, नॉन टैक्स। ओके, और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद जो स्टेट के जो अपने एसेट्स होंगे वगैरह यहाँ पे, उनसे जो पैसा आ जाएगा एसेट मोनेटाइजेशन से, तो वो 7% होगा। फाइन। फिर उसके बाद अब ये तो आ गया आपके पास पैसा, ये जाएगा कहाँ, ये सबसे ज़्यादा जाएगा कहाँ? तो सबसे ज़्यादा ध्यान से समझना, जितना हमारे पास पैसा आया वही 1,12,310 करोड़, उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पर जाना है? तो सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वही जहाँ पर एसेट क्रिएट होगा। ओके, लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो 29% तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद चला जाता है सैलरीज में। तो सैलरी किसका पार्ट है? सैलरी इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो डे टू डे पेंशन में चला जाएगा, ये भी रेवेन्यू। इंटरेस्ट भी जो होता है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होता है, क्योंकि ये भी आपको, आपने बोरविंग की ना, आपने लोन लिया, सरकार ने लोन लिया है, अब सरकार ने इंटरेस्ट भी तो देना है। तो लोन जो आपने लिया वो तो आ गया किसके अंदर? कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको रेगुलरली पे करना है वो किसके अंदर चला जाएगा? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर चला जाएगा। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारा एक्सपेंडिचर ही, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, और ऑफ कोर्स ये तो बताया है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ये याद रख लेना। दूसरे नंबर पे आपका सैलरीज आ जाएगा। तीसरे नंबर पे फिर इनने कुछ अदर्स यहाँ पे लिखा, और ये अदर जो है आगे डिटेल में दिया हुआ होगा क्या क्या है इसके अंदर। ओके, मोटे मोटे तौर पे आपको ये याद रख लेना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा हिस्सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा पैसा चला जाता है। एक्सपेंडिचर में सबसे ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट में सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? सेंट्रल ग्रांट्स आ जाएंगे। ओके, ये दो चीज़ें। तो अब बात करते हैं कुछ की इनिशिएटिव जो सरकार ने इस बजट के अंदर उठाए हैं। अब वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं? तो मोस्ट पॉपुलर जो आप लोगों ने सुने हैं, न्यूज़ वगैरह में भी आ रहे हैं, एक तो ये है कि जो ये AAY अंत्योदयाज फैमिलीज जो हैं, अंत्योदया समझते हो ना? ये रुको बताता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में समझो, जो BPL बिलो पिवर्टी लाइन जो लोग हैं, ओके, इतना जान लो, एंड दे आर क्वालिफाइड फॉर दी सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। तो ये जो AAY फैमिलीज़ हैं, एक तो इनके लिए बोला कि 200 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी होगी। ओके, और 200 यूनिट की अगर मैं बात करूँ, 200 यूनिट आपको मालूम है कितनी देर में चढ़ जाते हैं? आई एम स्टूडेंट, मैं जम्मू में होता हूँ। ओके, और 200 यूनिट मुझे चढ़ जाते हैं लगभग कोई 10 दिन में। खैर, 200 यूनिट तक जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। ओके, ये AAY फैमिलीज़ की बात की। साथ ही साथ जो है ये भी बताया गया 10 किलोग्राम 10 kg तक जो है फ्री पर पर्सन। आपको मान लो एक घर में 4 लोग हैं तो उनको 40 kg फिर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एक BPL राशन कार्ड होना चाहिए। तो इफ़ यू आर BPL राशन कार्ड होल्डर, तो आपको जो है ये बेनिफिट मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है ये जो ISSS है ना, इंटीग्रेटेड सोशल सेक्टर स्कीम, पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। तो वहाँ पर भी जो ओल्ड एज, इसके अंदर विडोज़ वगैरह, डाइवोर्सी वगैरह, ये औरतों को कवर किया जाता है, और जो स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं उनको किया जाता है। तो ओल्ड एज पर्सन, स्पेशली एबल्ड पर्सन और विडो पेंशनर्स, इनकी जो पेंशन है इसकी बात की गई, इन्हेंसमेंट ऑफ पेंशन, पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा। फाइन। साथ ही साथ जो है यहीं पर जो लड़कियां बिलोंग करती है, जो पुअर गर्ल है बिलोंग करती है AAY फैमिलीज़ को, उनको जो है मैरिज असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। फाइन। साथ ही साथ यहाँ पर ये बताया गया है कि जो वुमेन पैसेंजर है उनको फ्री बस सर्विस जो है उनको प्रोवाइड की जाएगी थ्रू जो JKRTC है,
और ई बसेस के ज़रिए, सिर्फ लड़कियों को, ओके, लड़कों को नहीं। और उसके अलावा जो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि मान लो क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफ़र करनी है, और ट्रांसफ़र किसको करनी है, या तो आप गिफ्ट दे रहे हो या तो फिर आप क्या कर रहे हो, जो भी आपका जिसको भी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसके साथ ब्लड रिलेशन है आपको। तो जब ब्लड रिलेशन में आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते थे तो उस वक्त क्या लगाया जाता था, तो वहाँ पर स्टैंप ड्यूटी लगती थी ना, जब आप प्रॉपर्टी एक जगह, एक इंसान दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र कर रहा था, आप घर बेच रहे हो, आप ज़मीन बेच रहे हो, तो उस वक्त वहाँ पे क्या लगता था, वहाँ पे एक स्टैम्प पेपर आपने देखा होगा, एक स्टैम्प पेपर के ऊपर वो सारा लिखा जाता था, और वहाँ पे वो स्टैम्प पेपर पे इसीलिए लिखा जाता था ताकि एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बना रहे, और आप जो है वहाँ पे वो टैक्स भी डायरेक्टली भर दो, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। अब क्या है, अब ये बताया कि अगर आप ब्लड रिलेशन में कर रहे हो, यानी बाप अपने बेटे को कर रहा है कि मैं ये घर अपने बेटे के नाम लिख रहा हूँ, ओके, मुझे एक घर यहाँ पर है, एक जम्मू में है, एक कश्मीर में है, ये कश्मीर वाला घर मैं अपने बेटे के नाम पे कर रहा हूँ। अब वहाँ पर उसको किसी भी किस्म का टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है इस केस में जहाँ पर ब्लड रिलेशन होगा, ओके। ठीक है, ये थे कुछ हाइलाइट्स, की इनिशिएटिव्स। अभी बहुत डिटेल में अंदर हमने जाना है, ओके। सो मेजर हाइलाइट्स अभी पढ़ते हैं सेक्टर वाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, देखो यहाँ पर मैं लास्ट पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा। इसकी कंप्लीट पीडीएफ और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो हम चैनल पे चढ़ा देंगे, वहाँ से पढ़ लेना इसको अच्छे से, तो क्योंकि यहाँ से आगे थोड़ा बोरिंग होने वाला है। देखो इसके अंदर ये बताया गया है, जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर जो है 5500 हेक्टर की जो ज़मीन होगी उसको कवर किया जाएगा, जिसमें उनको 415 करोड़ जो है पैसा लगाया जाएगा, पैसा इन्फ्यूज़ किया जाएगा ताकि इस सेक्टर की ग्रोथ की जा सके 11% के हिसाब से। अब इसमें आप क्या याद रखोगे, तो ये सारी टर्म्स जो है याद रखनी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाती है। 150 करोड़ जो है जम्मू कश्मीर कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, ये स्कीम है, एक तरह की स्कीम समझो। इसके अंदर जो है डाल दिया जाएगा ताकि क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग जो है की जा सके, एग्री बिजनेस इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप किया जाए, और जो वल्नरेबल फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं उनको जो है असेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, ओके। साथ ही साथ यहाँ पर बात की गई, यहाँ पर जो है हम कोशिश करेंगे ट्रू क्रॉप पैटर्न को इंश्योर करने की, जिससे यहाँ पर सस्टेनेबल इनकम हो पाएगी फार्मर्स की। ट्रू क्रॉप पैटर्न का मतलब ये है, एक ही ज़मीन है उसमें आप दो चीज़ें, मान लो एक ज़मीन है उसी में आप वीट भी ग्रो करोगे, उसी में आप ग्राम भी ग्रो करोगे, जिससे क्या हो जाएगा, आप अलग अलग सीज़न में आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि मेरी जो ये फील्ड है, मेरा जो खेत है, ये सिर्फ एक ही सीज़न में फसल उगा सकता है, दूसरे सीज़न में मुझे फिर इंतज़ार करना पड़ता है। तो आप एक ही एक खेत है उसमें आप अलग अलग सीज़न पे फसल उगा सको, ये कोशिश की जाएगी ताकि आप बेकार बेरोज़गार ना रह सको, ओके। उसके बाद जो है यही बात की गई है कि लैंड को जो है प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया जा सके, उसके लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, हाई डेंसिटी प्लांटेशन, यहाँ पर जैसे एप्पल, वॉलनट, आलमंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनकी प्लांटेशन करवाई जाएगी, फाइन। इसी तरह से टुलिप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बताया गया है, कॉस्ट कश्मीर में जो है क्रिएट किया जाएगा 8 करोड़ रुपये लगाकर, और नाबार्ड भी जो है यहाँ पर फंडिंग देगा, इन्वेस्ट करेगा 150 करोड़ की। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि नई मंडी जो है लगभग 20 करोड़ रुपए लगाकर नई मंडियाँ बनाई जाएंगी, और सारी मंडियाँ जो होगी वो नाम पोर्टल, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल जो है इसके साथ वो कनेक्ट होंगी, आपस में जुड़ी हुई होंगी, ये सारी बातें हैं। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो इसके बाकी अलाइड सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, इसके अंदर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की बात की गई, क्योंकि होता क्या था, अब यहाँ पर आपने सेब वगैरह उतार लिए, एप्रिकॉट्स वगैरह उतार लिए, अब आपने भेजने हैं वो पंजाब, आपने भेजने हैं हरियाणा, आपने भेजने हैं पूरे इंडिया, सड़कें बंद हो जाती थी, जाम लगता था, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती थी, वो रास्ते में ख़राब हो जाती थी। तो अब क्या होगा, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बनाई जाएगी, जिससे क्या होगा, जब राइट टाइम होगा, ट्रैफिक खुल जाएगा, तब तक आप उनको वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रूम्स बनाए जाएंगे, वहाँ पे उनको रखोगे ताकि वो ख़राब ना हो सके, और जब उसको निकलना होगा तो उसी वक्त उसको चढ़ाकर वो पहुँचाया जाएगा ताकि वो राइट टाइम पे पहुँच जाए विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी, ओके। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ की है जो मैं समझता हूँ यहाँ पे। फिर इसी तरह से जो है फिशरीज़ के अंदर यहाँ पर भी बताया गया है, ट्रॉट फार्मिंग को और बाकी जो एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं इनकी कल्टीवेशन को बढ़ाया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि यहाँ पे जो लोग फिशिंग के ऊपर, जो लोग इस फ़िश फार्मिंग करते हैं, फ़िश फार्मर जो हैं, वो भी यहाँ पर उनकी जो इकॉनमी है, उनका जो फाइनेंशियल हेल्थ है, वो भी इम्प्रूव की जा सके।
एनिमल और शीप हस्बेंड्रीज़ में भी इसी तरह के अलग-अलग स्टेप्स लिए गए हैं कि इतने यूनिट डेयरी यूनिट जो है एस्टेब्लिश किए जाएँगे, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। हेल्थ एंड वेलनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है बताया गया है 600 करोड़ रुपए जो है हेल्थ स्कीम के अंदर डाला जाएगा, जिसमें से 825 करोड़ अलग से मशीन्स और ड्रग्स के लिए लगाया जाएगा और 2400 करोड़ जो है वो नए मेडिकल कॉलेज जो बनाए जाएँगे या फिर जो बन रहे हैं कंटिन्यूअसली उनके लिए 2400 करोड़ जो है उसकी बात की गई है। और बाकी नई मशीनरीज़, नए इक्विपमेंट्स इन हॉस्पिटल्स के अंदर, इन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 400 करोड़ के और डाले जाएँगे। तो ये डाटा है सारा, सरकार बता रही है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अब आपके मैं सामने मैं क्रक्स रख रहा हूँ कि सरकार ने ये सारी चीज़ें की है। आपके लिए इम्पोर्टेंट वही है जो मैंने हाइलाइट किया हुआ है। जैसे यहाँ पर बात की गई कैथ लैब्स की बात की गई। ये एक अच्छी चीज़ है, बताया गया है कि नॉर्थ कश्मीर, पीर पंजाल और चनाब वैली में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, यहाँ पे तो थी ही नहीं। कैथ लैब जो है ये खोल दी जाएगी। कैथ लैब पार्टिकुलरली जो कार्डियक अरेस्ट के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनके लिए होती हैं लैब्स। ये इनकी फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं होती हैं। तो छोटी-सी लैब होती है, कोई भी हॉस्पिटल है, कोई छोटा-सा रूम होगा, वहाँ पे लैब खोल दी जाएगी और ये जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। एमआरआई, पीईटी स्कैन्स वगैरह जो है ये सारी जीएमसीज़ में इंट्रोड्यूस किए जाएँगे आगे आने वाले 3 साल के अंदर और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर सीटी स्कैन की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। 250 बेडेड मदर और केयर हॉस्पिटल जो है चाइल्ड केयर हॉस्पिटल वो जंगलात मंडी अनंतनाग के अंदर इन्होंने बात की है वहाँ पर खोलेंगे और मॉडर्न टेस्टिंग लेबॉर्ट्री जो है ये कठुआ के अंदर इस्टेब्लिश की जाएगी जल्दी, मतलब चलनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से रूरल डेवलपमेंट और पंचायत के अंदर जो है इन्होंने बताया है कि ये जो पीएमवे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण थी उसके अंदर जो है 1163 करोड़ रुपए डाल दिया जाएगा ताकि पक्का हाउस इनके ये जो घर हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया जाए और 50,000 फैमिलीज जो हैं वो अभी भी कहाँ पे रह रही है अक्रॉस जे.एंड.के वो कच्चा हाउसेस में ही रह रही हैं। तो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का हाउस जो फैमिलीज कच्चा हाउस में रह रही हैं। इसी तरह से बताया है एमजी नरेगा के लिए हम 500 करोड़ देंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, चलो 500 करोड़ देंगे, लोगों को रोज़गार मिलता है इसके अंदर। इसी तरह से बताया गया है कि साल 2025 को जो है हम नेशनल ग्रीन मिशन के हिसाब से हम सेलिब्रेट करेंगे ताकि जितनी भी और इसमें क्या किया जाएगा मतलब ग्रीन मिशन के हिसाब से मतलब ये है कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं विलेजेस की उनको इकट्ठा किया जाएगा, रूरल एरियाज़ में उनको इकट्ठा किया जाएगा। क्लीन एंड ग्रीन मिशन के बारे में जो उनको बताया जाएगा कि प्रॉपर किस तरह से आपके पास जो भी वेस्ट है उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। सारा वेस्ट एक जगह जमा करना है, उसको इधर-उधर वो बिल्कुल बिखेर नहीं देना जिस तरह आप गाँव के अंदर देखते हो ना कोई प्रॉपर इवन कि सिटीज़ के अंदर नहीं होता। सिटीज़ के अंदर चलो फिर भी गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, म्युनिसिपैलिटीज़ की आती हैं तो वो कचरा उठाकर लेकर जाती है। अदरवाइज़ आप देखो कि सिटीज़ के अंदर भी बहुत सारी ऐसी जगहें आपको मिलेंगी। लोग रात को निकलते हैं, लिफ़ाफ़ा उठाकर मैंने अपनी आँखों से देखा है, हाथ में लिफ़ाफ़ा होता है और ऐसे उठाकर फेंक देते हैं। कोई सिविल सेंस नाम की चीज़ नहीं है, फिर कहते हैं बाहर जाकर इंडियंस को गंदा-गंदा बोलते हैं। आपके अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, मैं अपनी भी बात करूँ हम लोगों के अंदर है ही नहीं। तो हमें इस चीज़ के बारे में अगर किसी को देखते हो उसको बोलो कि ये क्या कर रहे हो आप? ₹100 लेती है शायद महीने की वो गाड़ी, ओके? बाहर होता है, हर एक मोहल्ले में लगा होता है, एक वो गार्बेज बॉक्स बड़ा-सा उसके अंदर डाल दो। तो यहाँ पर जो है विलेजेस की बात की गई पार्टिकुलरली कि विलेजेस के अंदर क्या किया जाएगा, विलेजेस के अंदर यही चीज़ जो है ताकि एक तरह का सिविक सेंस जो है ये डेवलप की जा सके, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाया जा सके। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं, पावर सेक्टर की बात करते हैं। पावर सेक्टर में क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है जो होली श्राइन है श्री अमरनाथ जी, तो वहाँ पर जो है प्रॉपर ग्रिड कनेक्टिविटी जो है वो रिस्टोर की जाएगी ताकि वहाँ पर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है वो चलती रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया 5 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर यहाँ पर लगाए जाएंगे। प्रीपेड मीटर मेरे ख्याल से बेटर रहता है। अब प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर के बीच में अगर थोड़ा डिफरेंस आपको मालूम आई डोंट नो होगा या नहीं। देखो क्या होता है, प्रीपेड मीटर कौन सा होता है ना जहाँ पर आप ऑलरेडी बिल भरते हो कि भाई मेरी इतनी कंजप्शन है, मुझे आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी दे दो। तो इन केस अगर आपने उससे ज़्यादा चला दिया तो वो लाइट आपकी काट लेंगे और उसको आप रियल टाइम पे आप मॉनिटर कर सकते हो कि इतनी रीडिंग बढ़ रही है कंटिन्यूसली। पोस्ट पेड जो यूजुअली जो स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं ना जिनमें आप मंथली बिल भरते हो, उसको आप देख नहीं पाते, उसको आप मॉनिटर नहीं कर पाते हो। कहाँ पोल पे चढ़कर उसको मॉनिटर करने लग जाओगे, या फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको घर में अलग से अपना मीटर लगाना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या होगा, महीने में आपने कितनी कंजप्शन की, तो उसमें फिर वो आपको बिल लेकर आते हैं, या तो ऑनलाइन भी वो बिल आ जाता है और ऑफलाइन भी आकर वो आपके पास बिल देते हैं कि आपने इतनी कंजप्शन की है, अब ये बिल भर दो आप। ओके, वो अलग से पोस्ट पेड मीटर वो जो जगह-जगह लगाए जा रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि 5 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएँगे। फिर इसी तरह से जो है यहाँ पर 200 यूनिट की फ्री इलेक्ट्रिसिटी की जो बात की गई है, जो एएवाई फैमिलीज़ हैं, इनको दिया जाएगा। और मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो पाकल, कीरू, कवार, रेटल ये सारे आपके चनाब पे हैं।
डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर, उनको जो है 2027 तक कंप्लीट किया जाएगा। टूरिज्म को भी बूस्ट करने के लिए यहाँ पर बात की गई है कि नई डेस्टिनेशंस को डेवलप की जाएगी, 50 करोड़ उसमें दिया जाएगा। इसी तरह से रंजीत सागर लेक जो है आपकी थीन डैम, रंजीत सागर डैम जिसको बोलते हैं, कठुआ और पंजाब के साथ मिलता, उसको डेवलप किया जाए ताकि वहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट किया जाए। दूध पथरी, पत्नीटाप, कोकरनाग, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, इनको जो है डेवलप किया जाएगा। अलग से जो है 15 करोड़ रुपये दिया गया है J&K फिल्म प्रोडक्शन के लिए, ताकि फिल्म प्रोडक्शन जो है उसको J&K के अंदर प्रमोट किया जा सके। और साथ ही साथ यहाँ पर बात की गई है कि भाई वर्टिकल लिफ्ट जो है वो लगाई जाएगी ताकि यहाँ पे पीर खो और मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को आपस में कनेक्ट किया जा सके। कल्चरल डिपार्टमेंट की बात करें तो ये बता रहे हैं कि जो हेरिटेज साइट्स हैं हमारी, उनको रिवाइव करेंगे। जो भी फोर्ट्स हैं, जो भी हमारे यहाँ मोनूमेंट्स हैं, उनको अच्छे से हम चाहते हैं उनको प्रिजर्व करें, उनको दोबारा से लोगों के सामने लाएं, अच्छे से उनको उनकी क्या कहेंगे हम, रेनोवेट। ओके, कोई भी मोनूमेंट है, कोई भी मानो फोर्ट है, तो सरकार उसको रेनोवेट करेगी, और रेनोवेट करके क्या होगा, एक उसको टूरिस्ट अट्रैक्टिंग साइट बना देगी। ये सारी बातें यहाँ पर की गई है। जैसे बता रहे हैं कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो है इसको दोबारा से रिस्टोर किया जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के अंदर बता रहे हैं कि ऑनगोइंग जो स्मार्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अप्रोविजन ऑफ 468 करोड़ जो है वो डाल दिया जाएगा और इसके अंदर इनको और डेवलप करने के लिए। एडिशनली बताया जा रहा है कि ये जो PME बस सेवा योजना चल रही है, इसमें जो है हम 53 करोड़ जो है हम भी इसके अंदर डाल देंगे, और साथ ही साथ जो है 200 ई बसेस, एडिशनल 200 ई बसेस जो हैं वो और चलाई जाएंगी। साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो अच्छी चीज़ मुझे लग रही है, जैसे कि डल लेक, झीलम, दूध गंगा जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपको मालूम है कंटेमिनेट हो चुकी है, तो उसको जो है वहाँ पे क्लीन करने का काम किया जाएगा। ये सबसे ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि देखो हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा है, टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अरे कंट्रीज़ हैं, ऐसी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सिर्फ टूरिज़्म सेक्टर के ऊपर चल रही हैं, मतलब ऐसी जैसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप स्विट्ज़रलैंड ले लो, स्विट्ज़रलैंड ऐसा क्या बनाती है, किसके ऊपर उनकी इकोनॉमी चल रही है, टूरिज़्म के ऊपर चल रही है। मालदीव्स किसके ऊपर चल रहा है, टूरिज़्म के ऊपर चल रहा है। इंडोनेशिया किसके ऊपर चल रहा है, टूरिज़्म। पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, ये किसके ऊपर खड़ी हैं, ये अपने टूरिज़्म सेक्टर के ही ऊपर खड़ी हैं। तो टूरिज़्म का जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी अच्छा खासा पोटेंशियल है। हमें हमारे यहाँ ऐसी ऐसी साइट्स हैं, ऐसी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ अभी भी प्रॉपर क्या रोड कनेक्टिविटी ही नहीं है। मैं ऐसी ऐसी बहुत सारी जगहों को जानता हूँ। डोडा में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इतनी ज़बरदस्त वो है। आज की जो आप पॉपुलर जगहें जानते हो, गुलमर्ग जानते हो, पहलगाम जानते हो, अब ओवर हाइप्ड हो चुकी हैं, ओवर क्राउडेड हो चुकी हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ जो नई नई जगहें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, बट वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, टूरिज़्म के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो हमारा कोर सेक्टर बन सकता है, जो हमारी इकोनॉमी को आगे लेकर जा सकता है, जहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, उस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। मल्टी लेवल कार पार्किंग जो है बनाई जाएगी ताकि सिटीज़ को जो है डीकंजेस्ट किया जा सके। ये ज़रूरी है। वाटर पार्क बोल रहे हैं जम्मू के अंदर भी बनाएंगे, और यूटिलिटी मॉल जो है वो श्रीनगर के अंदर डेवलप किए जाएंगे। एजुकेशन फील्ड में मुझे एज इट इज़ उतना, मैं अपनी बात करूँ, मुझे कुछ भी इंप्रेसिव नहीं लगा जो होना चाहिए था। मैं पर्सनल लेवल, आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हो, बट पर्सनली मुझे इतना कुछ इंप्रेसिव इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखा। बात की गई है 5000 किंडरगार्टन खोल दिए जाएंगे और एडिशनल क्लासरूम्स होंगे, स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा, फ्री टेक्स्ट बुक जो होंगी इतनी एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। हाँ, एक चीज़ की यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 594 जो है फास्ट ट्रैकिंग द रिक्रूटमेंट, 594 लेक्चरर जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर, अलग अलग डिसिप्लिन्स के अंदर, उसको जो है हम ट्रैक कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। ओके, साथ ही साथ मतलब दो चीज़ें मुझे अच्छी लगी। एक तो ये चलो रिक्रूटमेंट है, दूसरा ये है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग। इसके लिए जो है अलग से 60 करोड़ रुपए का पैसा खर्च किया जा रहा है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। टीचर्स को पहले तो ये सिखाया जाएगा पढ़ाना कैसे है। पहले तो ऐसे जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, पढ़ाना ही नहीं आता है। पढ़ाना नॉट जस्ट कि मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, शायद मेरा पढ़ा, मैं जानता हूँ हाई स्कूल्स, हाई सेकेंडरी, प्राइमरी स्कूल्स में टीचर हैं, उनको पढ़ाने का बिल्कुल तरीका नहीं। रूरल एरियाज़ के अंदर स्पेशली पढ़ाने का टीचर को एक ही तरीका मिलता है, डंडा पकड़ो, रट्टा मरवाओ, और रट्टा मरवा के चीज़ें याद करवाओ बच्चों को। वहाँ पे इंटेलिजेंट बच्चे की पहचान यही है जो टेस्ट में अच्छे नंबर लेता है। और वो टेस्ट में अच्छे नंबर कैसे लेता है, क्योंकि उसने रट्टा मारा होता है, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रट लिया होता है,
और 10th में 12th के एग्ज़ाम में भी बच्चों को बस यही है, आपको रट्टा मारना है। रट्टा मारो, इतना रट्टा मारो, इतना रट्टा मारो, बगैर देखे उसका मतलब क्या है। बच्चे को 10th तक पता नहीं होता प्रॉपर तरीके से। आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे एग्ज़ाम्पल्स दे रहे हैं, मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ। रूरल एरियाज़ में बच्चों को फोटोसिंथेसिस भी मालूम नहीं होता, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। मैंने ऐसे एक 10th क्लास के बच्चे को पूछा था फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जानते हो उसने क्या मुझे जवाब दिया था? उसने मुझे जवाब दिया था ज़ियाई तालीफ़। क्या? कुछ समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने कहा फोटोसिंथेसिस क्या होता है? उसने कहा ज़ियाई तालीफ़। मुझे उस वक़्त समझ में ही नहीं आया ये क्या है, ओके? मैंने कहा ये किसने पढ़ाया? उसने मुझे नोटबुक खोल के दिखाई, वहाँ पे आगे लिखा था फोटोसिंथेसिस और उर्दू में लिखा था ज़ियाई की स्याही कुछ तालीफ़। ज़ियाई या स्याही कुछ तालीफ़ ऐसे वर्ड लिखा था। ये फोटोसिंथेसिस का उर्दू मीनिंग था। मतलब वर्ड मीनिंग जिस तरह बॉय मीन्स लड़का, फोटोसिंथेसिस मीन्स ये स्याही या ज़ियाई तालीफ़ कुछ ऐसे मतलब था इसका। ये होता क्या अच्छा चलो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। वैली का मतलब क्या है? वैली का मतलब वादी और वादी क्या होता है? वादी तो पता नहीं वादी क्या होता है? वही फोटोसिंथेसिस मीन्स स्याही तालीफ़, ज़ियाही तालीफ़ और ज़ियाही तालीफ़ क्या होता है? ये तो पता नहीं है। ज़रा ये पढ़ो क्या लिखा है? इट इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके? अब उसका पूरा वो मतलब बताएगा। इट मीन्स ये, इज़ मीन्स ये, ए मीन्स ये, ओके? और जब बताया जाएगा अब बताओ अब क्या समझे? समझ में कुछ नहीं आया होगा। सो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। मैं आपको और कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूँ। एक टीचर होता है, वो 1 साल पढ़ा रहा होगा, टाइम टेबल बनाया, नया साल शुरू हुआ, टाइम टेबल बनाया। अब इस टीचर को 10th में पढ़ाना है मैथ। 10th में इस टीचर को पढ़ाना है मैथ। ये टीचर अब 9th को क्या पढ़ा रहा होगा? 9th को पढ़ा रहा होगा उर्दू, 8th को पढ़ा रहा होगा एसएसटी, 7th को पढ़ा रहा होगा इंग्लिश, 10th को पढ़ा रहा होगा। अब अगले साल क्या किया जाएगा? नया टाइम टेबल बनाया जाएगा। ये पिछले साल 10th को पढ़ा रहा था मैथमेटिक्स, इस बार ये 10th को पढ़ा रहा है उर्दू, ओके? अगले साल ये 10th को पढ़ा रहा होगा एसएसटी। ये चल रहा है। आप ज़रा ध्यान से सोचो, अगर वो टीचर अगर वहाँ पे क्लासेस हो रही हैं 6 से लेकर 10th की क्लासेस आपके स्कूल में है, एक ही टीचर को 6, 7, 8, 9, 10th का मैथमेटिक्स दो, ताकि अगले साल जो बच्चे उसी के पास जाएँगे, उसको मालूम होगा मैंने इनको पिछले साल क्या पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है। अब उसको मालूम ही नहीं है इनमें से कौन-सा बच्चा है ये जो मेरे पास 9th क्लास पास करके आई है 10th का मैथ पढ़ने के लिए, इनने 9th में क्या पढ़ा है? क्या लेवल होगा इनका? अगर उसी टीचर ने 9th में भी उनको पढ़ाया होता, उसको मालूम होता। तो ये चीज़ें टीचर्स को ही बताने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि ये जो 60 करोड़ लगे हैं, ये कहीं हलाल जगह पे लगे, ये कहीं अच्छी जगह पे लगे। ये टीचर्स को बताएँ, टीचर्स को ये बेसिक टीचिंग स्किल सिखाएँ कि पढ़ाया कैसे जाता है, तरीका उनको सिखाएँ। और जिन टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता, ये बेसिक चीज़ें नहीं आती, मेरे ख़्याल से बेटर था उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी दूसरी जगह दो। टीचिंग पोस्ट उनको नहीं दो। एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, उसमें बाकी काम भी होते हैं, किसी और काम में लगाओ, टीचिंग प्रोफ़ेशन में मत दो उनको। चेक करो। और साथ ही साथ बोला गया है कि जो स्कूल बिल्डिंग्स हैं उनको सोलराइजेशन की जाएगी। सोलराइजेशन का मतलब कि सोलर्स लगाए जाएँगे वहाँ पर, ताकि जो जब क्लाइमेट मान लो कि भाई बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होती है तो रूरल एरियाज़ में क्या होता है, वहाँ पे बिजली चली जाती है, तो वहाँ पे प्रॉपर जो है इलेक्ट्रिसिटी रहे, लाइट वगैरह रहे, क्लासरूम्स में रोशनी रहे, तो उसके लिए जो है सोलराइजेशन अच्छा है। ये तीनों स्टेप्स बहुत अच्छे उठाए हैं जो लास्ट के हैं, वेरी इंप्रेसिव। बट हम चाहते हैं ग्राउंड लेवल पे भी इसके ऊपर कुछ काम हो। इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए भी यहाँ पर बात की गई है। वर्ल्ड बैंक जो है सपोर्ट कर रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम रैंप। ये है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई। तो एमएसएमई जो है पूरे देश की एक आप समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है एमएसएमईज़ की। एमएसएमईज़ क्या होती हैं? ये मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज़ होती हैं। इन शॉर्ट आप समझो छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ये आपकी छोटी-छोटी चीज़ें बनाती है। ये आपके लिए साबुन बनाएगी, आपके लिए पेस्ट बनाएगी, आपके लिए परफ्यूम बनाएगी, आपके लिए कॉपी बनाएगी, आपके लिए पेन बनाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं देश के लिए, ओके? तो इसलिए इनको प्रमोट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी बताया गया है, यहाँ पे जेएनके के अंदर हम ये वाली जो स्कीम है जिसको वर्ल्ड बैंक भी कर रहा है और सेंटर भी कर रहा है स्पॉन्सर, हम भी उसके अंदर जो है 3.5 करोड़ डाल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर किश्तवाड़ी लोई समझते हो ना? लोई कैसे समझाऊँ? एक तरह का कमल समझो, कमल होता है, ब्लैंकेट होता है। आपने अगर सुना फड़की, वो जो ऊपर से शॉल समझो शॉल, शॉल लपेटते हैं ना ऊपर से, वैसा होता है ये। तो
किश्तवाड़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, किश्तवाड़ी लोई इसको बोलते हैं। तो इनको और जम्मू का जो कॉपर वेयर है उसको जीआई टैग दिलाने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर। इसी तरह से बताया गया 46 नई इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है वो डेवलप की जाएँगी 310 करोड़ रुपए लगाकर, और जो एक्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं उनको जो है 100 करोड़ लगाकर उनको और अपग्रेड किया जाएगा। लेबर सराई जो है वो ओपन की जाएगी, उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा हर एक इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर, ताकि वहाँ पे जो भी है काम कर रहे हैं वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग और सेफ प्रोविज़न जो है वो सेफ़ली उनको एक रहने की जो जगह है वो प्रोवाइड की जा सके, जो भी वहाँ पे लेबर काम कर रही है। लॉ डिपार्टमेंट के अंदर आपको मालूम होगा यहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसको ओपन करने की बात की गई है, 50 करोड़ लगाया जाएगा। इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप, इस चीज़ की बात की गई। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो है नए कोर्ट रूम जो है वो खोले जाएँगे ताकि बेटर एक्सेस टू गेट द फॉर बेटर एक्सेस टू जस्टिस। और इसी तरह से बहुत सारे जो केसेस पेंडिंग है वो जो है ऑनलाइन हेयरिंग के ज़रिए जो है उसको भी प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप किया जाएगा। डिजिटलाइजेशन कोर्ट की जा सके ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, रिकॉर्ड्स अवेलेबल रहे, और ये सारी चीज़ें की गई हैं, अच्छे स्टेप्स लिए गए इसके अंदर। ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको मालूम होगा फ्री बस सर्विस जो है वो वुमेन पैसेंजर्स को आरटीसी और ई बसेस के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। कोऑपरेटिव बैंक्स के रिलेटेड अगर हम बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर अगर हम बात करें, तो पीएसीएस आपको मालूम होगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो विलेज लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ऐसा समझो, वो जो है उनको इलेक्ट्रॉनिकली जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं उनके साथ कनेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पर हर पंचायत के अंदर जो है पीएसीएस को ओपन किया जाए ताकि वहाँ की लोकल इकोनॉमी जो है उसको सपोर्ट मिल सके। इसी तरह से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर यही बताया गया है इन्होंने कि जो अगर ब्लड रिलेशन के अंदर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हो बाय वे ऑफ गिफ्ट, जैसे मेरा लड़का है, मैं जम्मू में रहता हूँ, मेरा कश्मीर के अंदर भी एक मकान है, ये मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ, तो किसी भी किस्म का कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी हमने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि सोलराइजेशन की हमने बात की है कि बहुत सारी इतनी सारी 22,000 से ऊपर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होंगी सोलराइजेशन की जाएगी, जहाँ पे टोटल कैपेसिटी 314 मेगावाट की होगी। ये दिसंबर 25 तक हम कंप्लीट करेंगे, इसके अंदर हम 100 करोड़ का अमाउंट देंगे। साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क जो है वो कठुआ और हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाई जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो बनते बनते लेक्चर भी 1 घंटे से ऊपर चला गया। ओके, देखो क्वेश्चन है, हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको मालूम होगा, अगर पोर्टफोलियो देखा है ना, ऐसे गूगल पे सर्च करना जे&के पोर्टफोलियो, जम्मू एंड कश्मीर पोर्टफोलियो 2024-25 ऐसे कुछ भी लिख लेना, उधर पोर्टफोलियो खुल जाएगा, आपको पता लग जाएगा पोर्टफोलियो, या फिर ऐसे लिख लेना कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, या फिर सीधे मिनिस्टर्स भी अगर लिखोगे ना, मिनिस्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको पता लगेगा कि इस मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो दिया है। तो आपको मालूम होगा एक मिनिस्टर को बहुत सारे पोर्टफोलियोज दिए हुए हैं, जैसे आप देखोगे हेल्थ मिनिस्ट्री भी उसी के पास होगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री भी उसी के पास होगी, एक मिनिस्टर होगा उसके पास माइनिंग सेक्टर भी उसी को दिया होगा, उसी को आर भी दिया होगा। ओके, तो ये चीज़ आप वहाँ पर देख पाओगे, तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वो तो अलग से पॉलिटी का टॉपिक आ जाएगा। यहाँ पर मैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जे&के, तो इनमें से जम्मू एंड कश्मीर का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मिस्टर उमर अब्दुल्ला, सुरिंदर कुमार चौधरी जो आपके डिप्टी सीएम हैं, ओके, सकीना मसूद इत्तो, या फिर जावेद अहमद राणा। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, उमर अब्दुल्ला। तो जो चीफ मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी उन्हीं के पास है, ही इज आल्सो द फाइनेंस मिनिस्टर। और उन्होंने ही इस बार जो असेंबली के अंदर बजट प्रेजेंट करता कौन है? बजट प्रेजेंट ही फाइनेंस मिनिस्टर करता है। तो जब उमर अब्दुल्ला जी ने प्रेजेंट किया, इट मीन्स दैट ही इज द फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये सवाल आसान था, जवाब आना चाहिए था, ऑफ कोर्स आप लोगों ने दिया होगा। सो विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द बजट। अब बजट जो है इसको तैयार करना, इसको पब्लिश करवाना आगे, मतलब आप देखोगे वेबसाइट खोलकर देखोगे तो किसने पब्लिश किया होगा, आप वेबसाइट चेक करोगे तो वहाँ पर किस वेबसाइट पे आपको ये मिलेगा, सरकार की कौन सी वेबसाइट पे होगा, किसने पब्लिश किया होगा। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, या फिर जेकेएसएसबी। जस्ट अ जोक, बताओ। इट इज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट आप देखोगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट जे&के फाइनेंस डिपार्टमेंट खोल के देखना, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो इसी का काम है। ओके, ये ये जो है ना, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेट, इसका क्या काम होता है? ये इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करता है। ओके, ये इकोनॉमिक सर्वे करेगा पब्लिश, और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ये क्या काम करेगा? ये बजट पब्लिश करेगा। फाइन। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर जे&के में अभी हमने देखा था यूनियन गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर वो कितना होता है? वो होता है 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल से लेकर, आई एम सॉरी,
यूनियन गवर्नमेंट की जब हमने बात की थी तो हमने देखा था कि वहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो कब होता है, इसको AM याद रख लेना, ठीक है, AM इसकी ट्रिक है। ओके, फर्स्ट AM से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, अगले साल के 31 मार्च। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हुआ, तो 1 अप्रैल, ये जो 1 अप्रैल आने वाला है ना, मार्च ही चल रहा है ना, 1 अप्रैल को हमारा 2025 फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, जो कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च 2026। इसीलिए आप देखो कि सरकारी बजट पे लिखा होगा बजट 2025-26। बजट 2025-26 का मतलब क्या होता है कि ये 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का है। हो गई ये चीज़ क्लियर। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर कि जो फाइनेंशियल ईयर होगा, अब ये तो हमने यूनियन गवर्नमेंट का देखा, लेकिन जो JNK की गवर्नमेंट है इसका क्या होगा, इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बजट तो निर्मला जी ने बहुत पहले पब्लिश किया था, यहाँ पे मैंने डाल भी दिया था लेक्चर, उसके काफ़ी टाइम के बाद उमर साहब ने कुछ दिन पहले डाला है। तो बताओ JNK का फिर क्या होगा, JNK का फाइनेंशियल ईयर कब से कब होगा। शाबाश, ज़रा सोच समझ के इसका जवाब देना। मैं चाहता हूँ आप लोग वीडियो को एक बार पॉज करो, अपने लेवल पे भी सोचो इसका जवाब क्या होगा। इंडिया का तो आ गया ना, ओवरऑल यूनियन गवर्नमेंट का जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो यहाँ पर क्या होगा 1 मार्च से 31 मार्च, यानी यहाँ पे मार्च में शुरू होगा और अगले साल अप्रैल तक जाएगा, या फिर 8 मार्च को ही पब्लिश, 8 मार्च को शायद उमर साहब ने लाया था ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 मार्च से लेकर अगले साल 8 अप्रैल तक, या फिर बिल्कुल वैसे यूनियन गवर्नमेंट की तरह होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, या फिर फिक्स नहीं है, जब सरकार को मन करेगा अपने हिसाब से सरकार एक अप्रोप्रिएट टाइम देखकर उसको बजट को सदन के अंदर, उसको असेंबली के अंदर पेश करेगी। क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसका राइट आंसर। मैं तब तक बोर्ड साफ कर देता हूँ, मैं बहुत गंद मचा देता हूँ बोर्ड पे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर क्या है हमारा। अगर इसका सवाल का जवाब आप लोगों ने गलत दिया ना, तो वेरी बिग प्रॉब्लम, मतलब कि इकोनॉमिक्स की ज़ीरो नॉलेज, आपको इतना भी मालूम नहीं है फाइनेंशियल ईयर पूरे देश में एक ही चलता है। मतलब ये कौन सा स्टूपिड क्वेश्चन पूछा है, वही फाइनेंशियल ईयर तो एक ही होगा ना पूरे देश का। ओके, सो फाइनेंशियल ईयर जो इंडिया में है, जो आर्टिकल 112 के अंदर दिया हुआ है, JNK कोई अलग तो नहीं है, इंडिया से अलग तो नहीं है, वही है ना, वही आर्टिकल्स यहाँ पर भी चले ना। 112 में जो दिया है 12 महीने का जो पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है अगले साल के 31 मार्च तक। सो फाइनेंशियल ईयर फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे किसी यूनियन टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हो, इंडिया वो सेम रहेगा। कब होगा, AM, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होगा। ठीक है, सो ये ऐसा नहीं है कि JNK का अलग होगा, पंजाब का अलग होगा, हरियाणा का अलग होगा। हाँ, टाइम प्रेजेंट करने का अलग अलग होगा, बट 1 अप्रैल से पहले पहले, 1 अप्रैल से पहले पहले आपको 1 अप्रैल से पहले पहले हर एक स्टेट, हर एक यूनियन टेरिटरी को प्रेजेंट कर देना है असेंबली के अंदर बजट। आई बात समझ। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एज पर द JNK बजट 2025, यही 2025-26 की बात हो रही है, ये जो अभी हमने पढ़ा, बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है उनको कमीशन किया जाएगा। कहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी पार्क को हम बनाएंगे, लगाएंगे। ऑप्शन ए है कठुआ के अंदर, हड़वाड़ा के अंदर, श्रीनगर के अंदर, या फिर ऑप्शन डी। सो अभी अभी हमने पढ़ा, लास्ट पॉइंट यही चीज़ मैंने बताई थी कि इन्होंने क्या बताया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन खोलोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा, ये बता रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है एट कठुआ एंड हंडवाड़ा टू बी कमीशन। कठुआ और हंडवाड़ा, हंडवाड़ा कहाँ पर है, हंडवाड़ा, हंडवाड़ा से है कोई, हंडवाड़ा आपके डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में आता है। कहाँ पे, हंडवाड़ा आता है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में। हंडवाड़ा के बारे में क्या पॉपुलर है, हंडवाड़ा के साथ में आप ये देखो, ये सामने हंडवाड़ा है ना, हंडवाड़ा के पीछे जो जंगल है ना, पहाड़ है, सोमजी हिल है, वहाँ पे जो ओनली वॉल्केनिक माउंटेन है जम्मू एंड कश्मीर का, डोरमेंट स्टेज में है वो, डोरमेंट है वो, मतलब उसके अंदर वो लावा है नहीं, बट वॉल्केनिक एक टाइम पे इरप्ट हुआ है वो, तो वॉल्केनिक पीक जो है जम्मू एंड कश्मीर की सोमजी हिल, वो वहीं पे हंडवाड़ा में ही है। तो टाउन है, प्यारा सा टाउन है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर। ओके, इट इज़ इन कुपवाड़ा। तो वहाँ पर हंडवाड़ा में और कठुआ में जो है बायोटेक्नोलॉजी पार्क खोली जाएगी। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे, सो विच ईयर सेलिब्रेटेड एज, या विल बी सेलिब्रेटेड एज JNK ग्रीन मिशन
सो विच ईयर सेलिब्रेटेड J&K ग्रीन मिशन ईयर टू यूनाइट कम्युनिटीज इन मेकिंग विलेजेस क्लीन एंड ग्रीन। आसान क्वेश्चन है, ये पढ़ा हमने। तो किस साल को J&K ग्रीन मिशन के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा? 24, 25, 26 या 2047? 2025। ओके, तो 2025 को जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, ईयर 2025 सेलिब्रेटेड J&K मिशन 2025 टू यूनाइट कम्युनिटीज इन मेकिंग विलेज क्लीन एंड ग्रीन। ठीक है, ओके, हो गई ये चीज़। सो 1 घंटे से ऊपर हो गया है, काफ़ी लंबा हो गया। मैं इसको जितना ब्रीफ कर सकता था मैंने अपनी तरफ से इसको उतना ब्रीफ करने की कोशिश की है। अब एक तो ये PDF में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। SSS का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे जाके बस SSS सर्च कर लेना, मिल जाएगा। और उसके बाद एक और चीज़, ये जो मैंने पढ़ा है ना, ये क्रक्स है। पूरा बजट नहीं पढ़ाया, पूरा बजट पढ़ाने बैठ जाता 2-3 घंटे उसमें लग जाते। क्रक्स समझाया है मैंने यहाँ पे। तो इसकी भी PDF जो है ना, ये जो क्रक्स है इसकी भी PDF हम वहाँ पर सेंड कर देंगे। ओके, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद मी। यहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हो मेरे साथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर J&K बजट 2025-26। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।